पता है, अगर मॉडर्न फुटबॉल की हम बात करें ना, उसमें फैंस का प्रोटेस्ट करना कोई नई चीज़ नहीं है। चाहे हम यहाँ पर रियल मैड्रिड की बात करें, वहाँ पर ही प्रोटेस्ट हुए हैं। अगर बारसा की बात करें, वहाँ पर भी प्रोटेस्ट हुए हैं। अगर हम बड़े प्लेयर्स की बात करें तो उनको बू भी किया गया है और एक्चुअली में उनको क्रिटिसाइज भी किया गया है। भाई यही तो एक साइकिल है, यही तो एक सिस्टम है, यही तो एक इकोसिस्टम है जहाँ पर फुटबॉल के हर उस कैरेक्टर को उसके अंदर रह के खेलना और अपना कैरेक्टर प्ले करना पड़ता है। लेकिन आज जब मैं पीएसजी के अल्ट्रास के इस प्रोटेस्ट को कवर करने वाला हूं तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि मैं वो एग्जैक्ट और वो एक होता है ना कि एक कंफर्टेबल वर्ड्स कैसे लेके आऊं। मेरे को एक बात बताओ, अगर नेमार को सन ऑफ अ बिच और मेसी को सन ऑफ अ बिच कहने से इनको ये लगता है कि इन्होंने अपनी साइड को प्रॉपरली कवर कर दिया और अपने स्टैंड को बता दिया कि अपनी अकड़ तो है कि झुकने वाले किसी के सामने है नहीं, बट डू दे रियली होप कि एम्बापे के अलावा कोई बड़ा प्लेयर कभी होप भी करेगा कि वो पीएसजी की जर्सी पहनेगा? और एम्बापे भी इसलिए क्योंकि वो ऑलरेडी वहां पर है। क्या आज के टाइम पे किसी भी क्लब का कोई भी बड़ा प्लेयर चाहेगा कि पीएसजी में वो इतना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले? हे गाइस, दिव्यांश, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फुटबॉल डेली। और एपिसोड में आज अगर हम सबसे पहली अपडेट की बात करें तो ऑफ कोर्स इट्स कंट्रोवर्शियल, ब्लॉकबस्टर है, क्रिएटर, बहुत मजा आएगा बात करने पे, लेकिन एक लिमिट तक। एंड आई थिंक आई डोंट नो, लाइक देखो, जो पीएसजी के फैंस होंगे वो इस चीज को तमाम तरीके से जस्टिफाई कर देंगे कि हमारा काम है प्रोटेस्ट करना। यस, एब्सोल्युटली भाई, तुम प्रोटेस्ट कर रहे हो। और मैंने कल के एपिसोड में कहा भी था, जब मैं मेसी और इस पूरे, मैंने कहा कि देखो, तुमको लग रहा है, हमको लग रहा है कि ये सब हो जाएगा, वो सब हो जाएगा, लेकिन हम लोग बहुत दूर हैं। वहां जो पीएसजी की असली जनता है ना, वो पेरिस के अंदर है, और वहां की जनता जिस तरीके से रिएक्ट करेगी, इनको अपीस करना पड़ेगा। और ये अपीस चल रहा है, और आज उसका हमको लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देखने को मिला है कि वो अपीस कितना जरूरी था। मेरे को नहीं पता था, देखो ये चीज तो कंफर्म हो गई थी कि इनका प्रोटेस्ट होने वाला है, लेकिन क्या तुम सही में ताल ठोक के कह सकते हो कि हाँ 100% अगर पीएसजी मेसी को बैन ना करती तो आज मेसी को गाली ना पड़ रही होती, आज यहां पर नेमार को गाली ना पड़ रही होती? क्या तुम कह सकते हो कि रिस्पेक्टिव द फैक्ट कि पीएसजी के सस्पेंड करने का कोई इफेक्ट नहीं हुआ, क्या तुम कह सकते हो कि इनके स्क्रिप्ट में ऑलरेडी था कि मेसी या फिर नेमार को गाली नहीं हो ही नहीं सकता? और इसका मैं एक बहुत ही सॉफ्ट सा हिंट दे रहा हूं मैं तुमको। एक फोटो यहां पर सर्कुलेट हो रही है, अगर इस समय पीएसजी इन्वायरमेंट से तुम थोड़ा वाकिफ होगे तो वहां पर एक फोटो सर्कुलेट हो रही है, उसमें कहीं भी स्क्रिप्ट नहीं है, बल्कि उसमें एक्चुअली में पॉइंट्स हैं जहां पर पीएसजी के अल्ट्रास एक तरीके से यहां पर अपनी बात रखने वाले हैं कि किस तरीके से पीएसजी के मैनेजमेंट को चेंज होना पड़ेगा और स्पोर्टिंग प्रोजेक्ट लाना पड़ेगा। लेकिन यहां पर पीएसजी की बात करें या फिर पीएसजी अल्ट्रास के कुछ सेगमेंट की बात करें, उन्होंने इस चीज को इतना टॉक्सिक और अनजस्टिफाइबल कर दिया ना कि आप इसको आप अगर फैन हो और आप अगर ब्रेन वॉश्ड हो तो आप कह सकते हो कि हाँ यार देखो मेसी ने कितना गलत कर दिया, मेसी इज सन ऑफ अ बिच। नेमार को कैसे भाई, एक मैं कहता हूं, मैंने कभी नहीं कहा कि नेमार का जो अल्टीमेट ऑब्सेशन था साइन करने का पीएसजी ने कभी अचीव कर लिया, या फिर नेमार हैज बीन अ हिट सिचुएशन। भाई हिट ही हिट है, लेकिन आप यहां पर गाली नहीं दे सकते। एंड नॉट सो कि जब आपको पता है कि आने वाले टाइम में आप स्पोर्टिंग प्रोजेक्ट डाल रहे हो, आपका फंडामेंटल बेसिस है, और आप अगर इस तरीके से बिहेव करने वाले हो। एंड वाई मैं पीएसजी के अल्ट्रास को इतना भाव दे रहा हूं, क्योंकि इनको अलाउड है, ये साले आते भी हैं, इनको हर मैच के बाद यहां पर हाय हेलो थैंक यू आई लव यू भी कहना पड़ता है। क्योंकि देखो, वेराटी को गाली दी, वेराटी नहीं देता, नेमार नहीं करता, मेसी, ये तीनों नहीं करते। मेसी नेमार तो करता नहीं है, वेराटी का इतना मैंने फॉलो नहीं करा, लेकिन आज वेराटी को भी गाली दी है। अब इसके पीछे की स्टोरी मैं फॉलो अप नहीं कर पा रहा कि वेराटी के साथ भी कुछ झगड़ा हुआ है, जहां तक मेरे को लग रहा है नॉनसेंसिकल है। मेसी का तो मेरे को लगता है कि पूरा का पूरा डिसीजन भाई ये पीएसजी का पूरा जमाया हुआ खेल है, और जो उनको अपीजमेंट करनी थी वो उन्होंने कर दी। उनको अपने अल्ट्रास को बताना था कि भाई पीएसजी बड़ी है मेसी से, उन्होंने बता दिया अल्ट्रास के सामने, वही 400-500 लोगों ने सर पे चढ़ रखे हैं और अभी गाली दे रहे हैं। बाकी इनको अगर पीएसजी को लग रहा हो कि इस पीएसजी अल्ट्रास के बाहर एक दुनिया भी है ना, तो एक दुनिया में झांक के देखे, और अगर तुमको लग रहा है कि यहाँ पर हमने जो करा है उसके बाद हमारी रेलेवेंसी बढ़ी है, तो वो रेलेवेंसी कभी ट्विटर पर ट्रेंड होगा ना कि पीएसजी चूतड़ों का क्लब है, तो पता चल जाए कितना रेलेवेंट है तुम। ओवरऑल भाई बहुत ही खराब था। हाँ, अब कुछ, ये तो था मेरा ओपिनियन, आप कुछ टेक्निकल बातों पे कर लेते हैं। पीएसजी के मैनेजमेंट पे भी सवाल खड़े किए गए हैं, रेजिग्नेशन की बात हो रही है, नसीर अल खिलाफी की भी, साथ ही साथ यहाँ पर स्पोर्टिंग प्रोजेक्ट डालने की भी हो रही है। काहे का स्पोर्टिंग प्रोजेक्ट? और मैं तो ये कह रहा हूँ कि एम्बापे को भी गाली दोगे क्या? एम्बापे को भी गाली दोगे क्या जब वो 2024 में जाएगा? तो ये खत्म है, और आपको ये चीज करना चाहिए। काफी लोगों ने कहा कि बैन ही कर दो इस अल्ट्रास को।
बट व्हाट टू बी से। लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं एक सबसे बड़ी अपडेट की एज अ मैड्रिड फैन, तो भाई ऑफ कोर्स इट्स अ गुड न्यूज, क्योंकि भैया जूड बेलिंगम ऑलमोस्ट यहाँ पर साइन कर चुका है रियल मैड्रिड के लिए। हमें यहाँ पर अगर जर्मन न्यूज की बात करें उन्होंने यहाँ पर कंफर्म करा है, स्पेनिश न्यूज ने कंफर्म करा है, इवन अगर हम यहाँ पर इंग्लिश न्यूज की बात करें तो अब वो भी ये मानते हैं कि यस भाई मैनचेस्टर सिटी ने भी अपनी हार स्वीकार कर ली है। ऑफ कोर्स दिस इज फुटबॉल, अनप्रेडिक्टेबल चीज होती है यहाँ पर, और 95% 97% तक कंफर्म है कि भाई रियल मैड्रिड ही बेलिंगम को साइन करेगी। देखो एब्सोल्युटली अमेजिंग है जिस तरीके से कासिमिरो चला गया, टोनी क्रूस और लूका मॉड्रिच को 1 साल के लिए हमने रोक लिया, लेकिन ऑलरेडी हमारी पाइपलाइन में जो हमने क्वालिटी कर रखी है ना, कि हमको ऑफ कोर्स जो इनकी सीलिंग्स है पोटेंशियल की वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। चाहे कामाविंगा की बात करो, चुआमेनी की बात करो, बेलिंगम की बात करो, या फिर आप अगर वाल्वर्दे की बात करो, इनकी पोटेंशियल बहुत स्काई रॉकेटेड है। लेकिन एक ऐसा नहीं है कि इनको अभी हम होप कर रहे हैं कि भाई कुछ तगड़े प्लेयर बन जाएं, नहीं, अगर अभी की इनको अभी की करंट फॉर्म में भी देखें ना, उसमें भी ये रियल मैड्रिड को एक बहुत बढ़िया टाइटल चैलेंज नहीं दे सकते हैं। और हमको भूलना नहीं चाहिए कि अभी भी हमारे पास बैकअप के लिए सवायोस है, और हमारे पास लूका मॉड्रिच, टोनी क्रूस है, जो कि इनको गाइड भी करने वाले हैं, इनको नर्चर भी करने वाले हैं, और एक बार फिर से अगले साल एक बड़ा रोल प्ले करेंगे। सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि क्या एंसेलोटी को देना चाहिए, और अल्टीमेटली क्या यहाँ पर रियल मैड्रिड के अंदर के लोग हैं वो क्या डिसाइड कर रहे हैं। कुछ की पॉइंट्स जो कि मैं गैदर कर पाया और जो मैं सोच रहा हूँ इस समय कि अंडररेटेड है काफ़ी। सबसे पहले तो भाई यूनिक अलाफत को भैया जितना अप्रिशिएट किया जाए उतना कम है। यस, फ्लोरेंटिनो पेरेज इज द बॉस, लेकिन बॉस के नीचे भी जो सब बॉस है, जो डेप्यूटी बॉस है, जो असली में ग्राउंड वर्क ले कर रहा है, जो इतने महीनों से शैडो में काम कर रहा था और फाइनली उसका फल हमको देखने को मिल रहा है। चाहे हम चुआमेनी की बात करें, लिवरपूल का टारगेट था, बेलिंगम की बात करें, लिवरपूल का टारगेट था, और सिटी के लिए तो मान ही लिया था कि सिटी ही ले जाएगी। हालैंड प्रोजेक्ट पेप गार्डियोला। लेकिन यहां पर दूसरी चीज है कि पता है काफी लोग इस चीज से भी होंगे कि 100 मिलियन में ओवर पे कर दिया। पता है ओवर पे वाले में तो आज की क्या कहता हूँ, ट्रांसफर मार्केट का ये आज एक ये हिसाब बन चुका है, एक सिस्टम बन चुका है कि आपको 10-20 मिलियन तो डालने ही पड़ेंगे फालतू के। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि 100 मिलियन खर्च कर देते हैं और हमारे कान में जू तक नहीं देते, दैट्स फॉर अ रीजन। इसलिए नहीं कि चौड़ इतनी है, इसलिए क्योंकि हमारा सिस्टम इतना ज़्यादा सस्टेनेबल है, हमारा इकोसिस्टम इतना ज़्यादा सही है, हमारी पाइपलाइन इतनी ज़्यादा सही है। और ये भी नहीं कह रहा कि 100% करेक्ट है। हमारे पास ईडन हज़ार्ड है जो 600 कमा रहा है हर हफ्ते के, हमारे पास गैरेथ बेल था जिसने पूरा का पूरा अपना कॉन्ट्रैक्ट देखा है, हमने अपने पैसे बर्बाद करे हैं, उसके बाद भी हमारा सस्टेनेबल रहा है, और इसके लिए भाई तारीफ करनी पड़ेगी। इतना स्मूथ ट्रांजिशन, कानों कान खबर नहीं है। एक भी सीजन ऐसा नहीं जाएगा जहां पर हम किसी भी टाइटल के लिए चैलेंज ना कर पाए। हर टाइटल के लिए चैलेंज करेंगे, हर टाइटल के लिए हम सबको डराएंगे, और डेफिनेटली रियल मैड्रिड के लिए बहुत बड़ी चीज है। कोई दिक्कत नहीं है 10-20 मिलियन देने में। बेलिंगम एक ऐसा प्लेयर है, वो अभी वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्डर है, उसका जो पोटेंशियल है वो और भी ज्यादा सेक्सी है। अब इस कॉन्ट्रैक्ट की कुछ की डिटेल्स, 140 मांग रही है डॉर्टमुंड, एक मेरे को लगता है कि मोस्ट प्रोबेबली 110-120 में काम हो जाएगा। साथ ही रियल मैड्रिड चाहती है कि भैया मई के एंड तक या फिर जून के पहले वीक में हम इसको ऑफिशियल कर दें। मई के लास्ट तक, आई थिंक, बिकॉज दैट्स व्हाट मैटर्स। क्योंकि बट डॉर्टमुंड चाहती है कि भाई अभी रुक जाओ, अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट का कोई नहीं। और उनकी बात भी सही है, क्योंकि यार देखो 10 साल के बाद डॉर्टमुंड एक बार फिर से टाइटल को चैलेंज कर रही है, और यहाँ पर उनके चांसेस हैं। और ऑफ कोर्स भाई इससे बढ़िया क्या होगा कि अगर बेलिंगम यहाँ पर अपने आखिरी सीजन में डॉर्टमुंड को बुंदेसलीगा का टाइटल जितवा दे। खैर, इसी के साथ अगर बात करें यहाँ पर अब थोड़ी सी पीएसजी की, तो भैया देखो पीएसजी में जहाँ पर इतने सारे ड्रामे हो रहे हैं, वहाँ पर एक वैसे तो ये अपने आप में काफी बॉक्स ऑफिस है, लेकिन एक छोटी सी अपडेट ये है कि भैया पीएसजी जोसे मोरिनो को सोल्यूशन मांगती है, और जिस तरीके की वो अथॉरिटी चाहते हैं कि भाई हाँ जो बंदा हमारा डगआउट में है, खासतौर से जोसे मोरिनो टाइप की अगर पर्सनालिटी हमको चाहिए, तो हमको अथॉरिटी देनी पड़ेगी और प्लेयर पावर कम करनी पड़ेगी, एक्सेप्ट एम्बापे। अब यहां पर इसी के ही कॉन्ट्राडिक्टिंग में एक रिपोर्ट आती है जो कि इटालियन मीडिया से निकल के आती है, और वो ये कहते हैं कि देखो अभी ऐसा हिसाब है कि रोमा में माने को लेके काफी इंटरेस्ट है, और जोसे मोरिनो पर्टिकुलरली चाहता है कि वो माने को लेके आए रोमा में, लेकिन वो सिर्फ तब होगा जब रोमा में वो रुकेगा। तो देखो इटालियन आउट एंड आउट मान नहीं रही कि रोमा में रुकेगा, और ये भी नहीं मान रही कि वो जाएगा, लेकिन अभी भी मामला थोड़ा असमंजस तो है। तो तुम डेली एपिसोड को अगर कवर कर देखते हो तो तुम्हें पता है कि मैंने बताया भी था कि अभी तक ओनर से बात हुई नहीं है, और प्लस ट्रांसफर फंड्स भी अभी तक कंफर्म नहीं हुए हैं। खैर, इसी के साथ अगर बात करें यहाँ पर थोड़ी सी विक्टर ओसिमन की, तो देखो यार चेल्सी में लुकाकू वापस आएगा, चेल्सी में एनकुंकू ज्वाइन करने वाला है, काय हैवर्ट्स है, बट स्टिल चेल्सी शायद से विक्टर ओसिमन के लिए जा सकती है। अब हाल ही में एक खबर आई है कि शायद से बायर्न ओसिमन के लिए पैसे ना दे,
क्योंकि उनको ये ज़्यादा लगता है, 130-140 मिलियन ज़्यादा है। कोलो मुआनी की अगर हम बात करें तो उसका जो पर्टिकुलर आउट एंड आउट स्ट्राइकर वाला हिसाब है वो भी काफ़ी ख़राब है, कंसिडरिंग द फैक्ट कि उसके लिए 90-95 मिलियन तो उसके लिए भी देने पड़ेंगे। हैरी केन के साथ दिक्कत ये आ रही है कि भैया हैरी केन इंग्लैंड छोड़ने नहीं वाला और जाएगा तो यूनाइटेड जाएगा। ऐसे में यहाँ पर चेल्सी ये मानती है कि अगर हम विक्टर ओसिमन को ले आएंगे तो हमारे काम हो जाएंगे, क्योंकि हमको मॉरिशियो पोचेटिनो को एक आउट एंड आउट स्ट्राइकर लाना पड़ेगा। अब इसमें 1-2 पॉइंट हमको समझने पड़ेंगे कि क्या एक बार फिर से आप 140 मिलियन खर्च कर सकते हो विदाउट ब्रीचिंग FFP, ये देखने वाली बात है। दूसरी चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि भैया आपके जो सेल प्लेयर है, क्या उसकी लिस्ट तैयार हो गई है? क्या आपने ग्राउंड वर्क डाल दिया है? क्या आपने पोचेटिनो से एक बार कंफर्म कर लिया? क्या पता उसको हैरी केन चाहिए हो।